Hello students, welcome once again, and I am here with you with explanation of another chapter from your supplementary reader book, that is Journey to the End of the Earth by Tishani Doshi. Tishani Doshi is a writer and dancer of Welsh Gujarati origin. She was born in Madras, India in 1975. She studied business administration and communication at Queen's College, Charlotte, North Carolina, and gained a master's degree in the writing seminars at Johns Hopkins University, Baltimore. She moved to London in 1999, becoming assistant to the advertising department of Harper's and Queen magazine. In 2001, she returned to India, where she became a dancer with the choreographer Chandralekha. She also works as a freelance journalist, contributing to various newspapers such as The Guardian, The International Herald, Tribune, The New Indian Express, and The National. Tishani divides her time between a village by the sea in Tamil Nadu and elsewhere. Here, this chapter is an account of Tishani Doshi when she has gone on a Russian vessel, Academic Shukalsky, on an educational tour to Antarctica that is called the End of the World. तो शुरू करने से पहले हम अंटार्कटिका के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं जो तिशानी दोशी ने किए. उनके अकॉर्डिंग अंटार्कटिका इज़ द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट. मोरओवर इट हैज़ एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप. जहाँ जहाँ तक नज़र जाती है आपको दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद लैंडस्केप नज़र आते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव आइसकेप्स. अनइंटरप्टेड ब्लू हॉराइजन, क्योंकि यहाँ कोई फ्लोरा और फौना नहीं है, तो जहाँ तक नज़र जाती है यू कैन सी ब्लू हॉराइजन अप टू योर आई ग्लैंसेस. इमेंस एंड आइसोलेटेड. इट सीम्स टू बी इमेंस, क्योंकि बहुत बड़ा है, कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, कोई निशान नहीं है यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन के, तो बहुत दूर दूर तक ये फैला हुआ है. एंड मोर ओवर इट इज़ आइसोलेटेड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इट इज़ फ्रिजिड, जमा हुआ है पूरा, and desolate because of the extreme weather conditions. It is not able to harbor human population or harbor any kind of flora and fauna. So यहाँ पर ये बिल्कुल desolate है. At the bottom of the world, अंटार्कटिका जो है वो वर्ल्ड के बॉटम पे है because it is situated on the pole, devoid of human markers, unlike all प्लेन्स एंड अदर कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स जहाँ पर ह्यूमन ने अपने डोमिनेंस को प्रूव करने के लिए बहुत सारे निशान छोड़ रखे हैं, अपना इंटरफेरेंस जो है वो क्लेम किया है, अपनी अथॉरिटी जो है वो क्लेम की है. ऐसा कुछ भी हमें अंटार्कटिका पर देखने को नहीं मिलता. यहाँ ना ट्रीज़ हैं, ना ह्यूमन द्वारा इस्टेब्लिश किए गए बिलबोर्ड्स हैं, ना बिल्डिंग्स हैं जो डेवलपमेंट के नाम पर नेचर के साथ छेड़छाड़ हो रही है, इंटरफेरेंस हो रहा है, नेचर को हज़ार्ड्स पहुंचाए जा रहे हैं. ये सब कुछ यहाँ अंटार्कटिका में आपको देखने को नहीं मिलता. इस रेफरेंस में हम देखें तो अंटार्कटिका इज़ अ प्रिस्टाइन प्लेस वेयर ऑल द स्टडीज़ are possible because all the historical evidences are present in their purest form. विजुअल स्केल रेंजिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू माइटी. हाँ, भले ही यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर माइक्रोस्कोप से लेके बहुत बड़े लेवल तक के एनिमल्स आपको दिख पाएंगे. वैरायटी नहीं है, लेकिन जिस टाइप के हैं वो अवेलेबल हैं. यहाँ डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, क्योंकि ये पोल्स पर सिचुएटेड है, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि 24 आवर्स यहाँ एक जैसा टाइम रहता है. यहाँ दिन जो है वो 24 आवर्स सनलाइट रहती है, दोपहर जैसा रहता है, और दिन चलता जाता है और बड़ी ही आसानी से जल्दी ख़त्म होने में नहीं आता. ubiquitous silence interrupted by occasional avalanche and calving ice sheet. वैसे तो यहाँ पर किसी भी तरीके का नॉइज़ ऑडिबल नहीं है,
लेकिन बीच बीच में रह रह के कभी कभी इंटरप्शन होता है, जब कोई चट्टान, जब कोई बर्फ़ की जो शील्ड है वो टूटती है, और एवलांश जो होता है, जब ग्लेशियर्स जो है वो टूटते हैं और चट्टानें जो गिरती हैं, तो उनका थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा नॉइज़ जो है वो ऑडिबल होता है. नाउ लेट्स सी समथिंग अबाउट जर्नी, अबाउट द मिशन ऑफ द author on which she has been a part of. He was heading towards the coldest, driest and windiest continent in the world, Antarctica. She set her foot on the Antarctic continent after traveling 100 hours. जो यात्रा उसने की थी, मद्रास से शुरू किया था, उस पूरी यात्रा को पूरा करने के लिए it took 100 hours. यहाँ पहुँचने के बाद वो ऑब्जर्वेशन करती है, स्टडी करती है. 650 मिलियन ईयर्स अगो अ जाइंट सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड एग्जिस्ट. इससे पहले एक सबटाइटल है चैप्टर का, उसको आप अगर देखेंगे तो हम स्टडीज़ को और अच्छे से समझ पाएंगे. ऑथर कहती है, इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो. तो यहाँ से वो इंट्रोस्पेक्शन शुरू करती है, एनालिसिस शुरू करती है, स्पेकुलेशंस करती है कि कैसे अंटार्कटिका जो है वो अर्थ की हिस्ट्री को समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 650 मिलियंस अगो अंटार्कटिका जो है वो एक बहुत बड़े सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट था जिसका नाम गोंडवाना था. इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट्स ऑफ द सेम लैंड मास, दैट इज गोंडवाना. इंडिया और अंटार्कटिका दोनों ही उसी लैंड मास के पार्ट थे. गोंडवाना थ्राइव्ड फॉर 500 मिलियन ईयर्स. तो बहुत सालों तक, 500 मिलियन ईयर्स तक इट यूज टू बी एज इट सीम्ड. यू कैन सी कि कैसे सारे जो जैसे अफ्रीका है, अरेबिया है, यू कैन सी ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका and South America, all were intact in this Gondwana. And after some time, because of the fission, because of concussions, geological disturbances, it thrived and separated like the picture that has been shown to you. The Gondwana landmass started to disperse about 165 million years ago. तो इस तरीके से जो आगे चेंजेस जो हुए वो कुछ इस तरीके से हुए. एक सर्कम पोलर करंट है जो क्लॉकवाइज वेस्ट टू ईस्ट जो है अंटार्कटिका के चारों ओर घूमती है. ड्रेक पैसेज इज द बॉडी ऑफ वाटर बिटवीन द सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका एट कैप हॉर्न, चिली एंड द साउथ शेटलैंड आइलैंड ऑफ अंटार्कटिका. तो ये जो ड्रेक पैसेज है, ये वाटर बॉडी जो है ये कनेक्ट करती है एक तरफ साउथ अमेरिका को और दूसरी तरफ अंटार्कटिका को. इसके बाद ड्रिफ्टिंग ऑफ साउथ अमेरिका. तो किस तरीके से साउथ अमेरिका जो है वो ड्रिफ्ट होते चला गया और नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाने लगा. बीच में ड्रेक पैसेज के लिए जगह हुई और सर्कमपोलर करंट भी यहाँ से निकला. इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू फॉर्म हिमालयाज. इंडिया जो है वो नॉर्थ की तरफ चलते चला गया और एशिया का पार्ट बना और इस तरीके से हिमालय के भी फॉर्मेशन हुए. यहाँ यू कैन फाइंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स. बहुत साल पुराने 4.5 बिलियन ईयर्स अगो के रिकॉर्ड्स जो हैं वो यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स में सुरक्षित हैं और जिन पर स्टडीज़ करके अर्थ के हिस्ट्री के बारे में पीपल और एंड साइंटिस्ट कैन हैव very authenticated speculations about the history of the earth. Then there are cordilleran folds. Cordilleran folds are formed by system or groups of parallel mountains ranges together with the intervening plateaus and other features. ये जो folds हैं जो बाद में फ्रेम हुए हैं, बाद में फॉर्म में आए हैं, ये भी अर्थ के स्ट्रक्चर को, अर्थ की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए बहुत हेल्पफुल प्रूव होते हैं. इसके बाद सेपरेशन हुआ कंट्रीज़ का. लैंडमास वॉज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज शेपिंग द ग्लोब एज इट नो इट टुडे. तो इस तरीके से ये सारे जो जियोलॉजिकल चेंजेस हुए, लास्ट में ग्लोब की शेप वैसी हो गई जैसी कि हम आज देखते हैं. कंट्रीज़ जो हैं वो उसी तरीके से सेपरेटेड हुए जैसे कि दे आर प्रेजेंट ऑन द ग्लोब टुडे. इसी प्रोसेस में अर्थ फेस्ड अ नंबर
अर्थ फेस्ड एक्सटिंक्शन ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स जो उस समय हुआ करते थे, फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स, वूली राइनोज, मैमथ्स, और ये सारे जो एनिमल्स थे ये सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो गए बिकॉज दे कुड नॉट अडेप्ट देमसेल्व्स टुवर्ड द चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ, द जियोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द अर्थ, एंड दे गेव वे टू द mammals. So here we can find a very simple kind of fauna in Antarctica. For example, southern elephant seals, leopard seals, toothed whales, and Weddell seals. And in the same way, you can see simple plants like algae, mosses, liverworts, lichens, and microscopic fungi can survive and grow in Antarctica. These are the major flora of Antarctica. Now let's move on to the next part of the chapter, that is the human impact. Antarctica is the perfect place to study how little climatic conditions can have big repercussions. Human के पृथ्वी पर आने के बाद प्लेनेट में जो जो चेंजेस हुए हैं और वो चेंजेस जो हैं वो हमारे फ्यूचर को किस तरीके से गवर्न कर सकते हैं, किस तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं, ये हम इस पार्ट में पढ़ते हैं. तो जो सबसे बड़ा थ्रेट जो है, जो अर्थ के सामने, जो प्लेनेट के सर्वाइवल के लिए जो आज सबसे डिबेटेबल जो टॉपिक है, दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेटिक चेंज. Global warming and further depletion of ozone layer can affect the Antarctic region. Now, in this reference, let's talk about the program on which Tishani Doshi was at Antarctica. तो ये जो प्रोग्राम है इसका नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, जिसका जो हेड था वो एक कैनेडियन था जिसका नाम जॉफ ग्रीन था, एंड एकेडमिक सोकेल्स्की एक रशियन रिसर्च वेसल था जिस पर ये जॉफ ग्रीन कुछ स्टूडेंट्स को लेके अंटार्कटिका गया था. Taking high school students to the ends of the world, and this man had gone on several missions with some of the celebrities and famous people, but he realized that these people were able to return in a very limited amount. तो बहुत ज़्यादा वो उसके मिशन में हेल्पफुल थे नहीं, वो जाते थे और लौट कर उसका आउटपुट, उनकी विजिट का आउटपुट बहुत ज़्यादा मिलता नहीं था. तो दिस टाइम जॉफ ग्रीन हैज़ डिसाइडेड टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू अंटार्कटिका. He wanted to provide them inspirational educational opportunities and also wanted to help them foster a new understanding and respect for our planet. ये जो बच्चे हैं ये फ्यूचर जनरेशन है, they are the future policy maker, so he wanted to provide them a life changing experience ताकि फ्यूचर में वो ऐसी पॉलिसीज़ को बना पाएँ, ऐसी पॉलिसीज़ का निर्माण कर पाएँ जो अर्थ के सर्वाइवल के लिए, अर्थ के थ्रेट्स को दूर करने के लिए हेल्पफुल हो सकें. स्टूडेंट्स आर, बिकॉज दे आर at an age they are ready to absorb, learn and most importantly act. ये बच्चे जिस एज पर होते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जा सकता है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर किया जा सकता है, और ताकि वो आगे चल के जो भी डिज़ायरेबल एक्शंस हैं वो ले सकें. इन बच्चों की जो स्टडी है जो इन्होंने यहाँ पर की है, इस ग्रुप ने यहाँ अंटार्कटिका पे जो स्टडी की है, उसने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे सामने थ्राइव किए हैं. द फर्स्ट इज विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली. जिस हिसाब से ग्लेशियर्स रिट्रीट हो रहे हैं, जिस हिसाब से एवलांचेस हो रहे हैं, एक बहुत बड़ा खतरा है अंटार्कटिका के सामने कि क्या इसकी पूरी आइस शीट जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, वो पिघल जाएगी. अगर वो पिघलती है तो you can think about the disaster the world is on the verge of. Antarctica is holding 90% of the ice volumes of entire earth. तो ये जो 90% जो आइस है जब वो पिघलेगी तो अर्थ का क्या होगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है. विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट. और देखिए क्वेश्चन यही है कि क्या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पृथ्वी का अंत कैसे होने वाला है. हाउ अंटार्कटिका इज़ अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस हॉट डिबेट. अब हम बात करते हैं कि अंटार्कटिका का रोल क्या है इसमें. इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन, इज़ रिलेटिवली प्रिस्टाइन.
अर्थ का अपने जो जिस रूप में एग्जिस्टेंस में आई थी, जिस रूप में इसमें चेंजेस हुए, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुए और ये ह्यूमन पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लायक जो बनी है, इसका अगर प्योर फॉर्म हमें देखना है, द प्योरेस्ट फॉर्म इज अवेलेबल इन अंटार्कटिका ओनली बिकॉज दिस प्लेस इज कंप्लीटली अनइंटरप्टेड, अनडिस्टर्ब्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ये जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इस डिबेट में। मोर इम्पोर्टेंटली, एज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस। यहाँ जो बर्फ की परतें हैं उनके बीच में 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, जिनकी स्टडी करके किन कंडीशंस की वजह से अर्थ में एक्सटिंक्शंस हुए, कई एनिमल्स रेसेस के स्पीसीज के एक्सटिंक्शन हुए, उन सब की स्टडी की जा सकती है और अर्थ को फर्दर डिप्लीशन से बचाया जा सकता है। इस पूरी स्टडी में एक नाम निकल के आता है फाइटोप्लैंक्टन का। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं कि फ्यूचर का अंदाज़ा अगर हम लगाना चाहते हैं यहाँ अंटार्कटिका में आके, तो हमें देखना चाहिए द मूवमेंट्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। सो लेट्स हैव एन आइडिया व्हाट फाइटोप्लैंक्टन एक्चुअली आर। अ वेरीड ग्रुप ऑफ टाइनी फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, ये समंदर में फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं ये प्लांट्स जो हैं। इन स्प्रिंग एंड अर्ली समर देयर नंबर्स इंक्रीज रैपिडली, producing blooms like a thick pea soup which can cover thousands of square kilometers of ocean। दूर दूर तक ये तैरते हुए पौधे अवेलेबल रहते हैं। Now these phytoplankton perform the process of photosynthesis in sunlight and produce food for the entire marine animals and the birds of the region। And you can see how the whole food web of Antarctic region depends on these phytoplankton। Larger phytoplanktons like diatoms are the preferred food of krill, which are in turn eaten by many other animals in this food web। तो पूरा जो food chain है, एंटायर आर्कटिक रीजन की जो फूड चेन है, ये फाइटोप्लैंक्टन जो है उसकी यूनिट है। यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी मरीन एनिमल्स और बर्ड्स का सर्वाइवल जो है वो फाइटोप्लैंक्टन पर डिपेंड करता है। अब सपोज करिए कि फाइटोप्लैंक्टन जो है उसका प्रोसेस हैम्पर हो जाए, ठीक है। दिस स्टेटमेंट हैज यू हैव बीन गिवन एन स्टेटमेंट, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। आप छोटी चीज़ों की देखभाल करिए, बड़ी चीज़ें अपने आप ही ठीक होती चली जाएंगी। दिस स्टेटमेंट हैज़ ग्रेट रेलिवेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अंटार्कटिक एनवायरनमेंट। अंटार्कटिक एनवायरनमेंट की बात करें तो उसके रेफरेंस में ये स्टेटमेंट बिल्कुल सच है और रिलायबल भी है। A small change in the environment can give rise to drastic development। क्योंकि environment में होने वाला छोटे से छोटा चेंज भी जो है वो आगे चल के किसी बहुत बड़े डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है। अंटार्कटिका हैज़ लिटिल बायोडाइवर्सिटी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में हमने बात कर ली थी कि अंटार्कटिका में बहुत ही कम बायोडाइवर्सिटी है। हियर यू कैन फाइंड अ वेरी लिटिल वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। The microscopic algae phytoplankton undergo the process of photosynthesis and serve as food for a number of marine birds and animals। तो माइक्रोस्कोपिक एल्गी फाइटोप्लैंक्टन है, इतना छोटा प्लांट जो कि आंखों से विजिबल भी नहीं है। इट इज़ एन माइक्रोस्कोपिक प्लांट और ये फोटोसिंथेसिस को करके मरीन बर्ड्स और एनिमल्स के लिए फूड को सिंथेसाइज करता है। द ऑथर सेज इफ देयर इज फर्दर डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इट विल अफेक्ट द फाइटोप्लैंक्टन एंड द कार्बन साइकिल ऑन द ग्लोब। तो जिन चेंजेस की बात हम कर रहे थे कि अगर वो ओजोन लेयर का फर्दर डिप्लीशन होता है तो डेफिनेटली जितनी सनलाइट रिक्वायर्ड होती है उससे ज़्यादा आएगी या किसी न किसी तरीके से इट विल अफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन। उसकी जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और उस प्रोसेस के डिस्टर्ब होते ही उस पर डिपेंड करने वाले सारे मरीन एनिमल्स और बर्ड्स का सर्वाइवल ऑटोमेटिकली खतरे में आ जाएगा। इसीलिए क्या कहा जाता है कि छोटे से छोटा चेंज भी जो है वो एक बहुत बड़ा
इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है. So, if we take care that process carried over by these algae are carried out properly, the bigger animals and birds will fall into the place on their own. इसीलिए वो कहता है कि आप छोटे छोटे चेंजेस को मेंटेन करिए, आप छोटे छोटे चेंजेस को ऑब्जर्व करिए, उनको सिस्टमैटिक रखिए, उनको उनमें डिस्टर्बेंस मत आने दीजिए, तो बड़े बड़े एनिमल्स और बड़े बड़े जो भी नेचुरल चेंजेस हैं, नेचुरल फिनोमिनाज हैं, उनका सर्वाइवल, उनका एग्जिस्टेंस तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा. तो इस तरीके से ऑथर जो है वो अंटार्कटिका पर जाने के बाद अंटार्कटिका पर उसने जो फील किया है, जो उसके ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको उसने इस चैप्टर के थ्रू डिस्क्राइब किया है और आपको एक आइडिया दिया है हाउ अंटार्कटिका इज़ अ प्लेस विच कैन प्रूव इटसेल्फ as a focal point in the study of Earth's past, present and future, because the question of survival of human as well as planet is reciprocal. अगर हम सुरक्षित हैं तो हमारा planet सुरक्षित होगा, और अगर planet सुरक्षित है तो ही हम सुरक्षित रहेंगे. If we continue to cause harm to our planet, our own existence will be in threat one day. So that was all with this presentation. Thank you.